हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, तो देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है और कैसा होता है। तो शुरू करते हैं। When the organization is in the production of more than one type of product, ध्यान रखना, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फंक्शनल में एक ही टाइप का प्रोडक्ट था, लेकिन डिविजनल में क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट में जब काम करे कोई कंपनी। एंड जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, और जो काम होता है एक प्रोडक्ट का वो एक डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और दूसरे प्रोडक्ट का के लिए दूसरे और अदर डिपार्टमेंट्स बने। ओके, इट इज टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हम इसको क्या कहते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आपकी ये एक कंपनी है, ओके, ये है कंपनी ABC। क्लियर है? अब ये कंपनी ना दो तीन तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक, ऐसे ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। ये कंपनी कॉस्मेटिक्स भी बनाती है। फिर ये कंपनी और क्या बनाती है, स्टेशनरी भी बनाती है। और क्या बनाती है ये कंपनी, मोबाइल्स भी बनाती है। ठीक है, चलिए, ये तीन तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। इन तीनों का कोई आपस में कोई जो है रिलेशन नहीं है। तो कॉस्मेटिक्स के जितना परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये एक डिपार्टमेंट बन गया। क्लियर है? इनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से बन गया। और सेम ऐसे ही स्टेशनरी का भी बनेगा, परचेज, सेल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, ये स्टेशनरी का भी अपना अलग से बन गया। फिर बात आती है मोबाइल्स की, तो मोबाइल्स में भी इन्होंने तीन डिपार्टमेंट्स बना दिए। जितने होते हैं उतने बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं तीन डिपार्टमेंट्स का नाम। ओके, परचेज, सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर, तो क्या कहा मैंने, एक कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है और एक, दो और तीन प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। ठीक है, ये कॉस्मेटिक, स्टेशनरी और मोबाइल्स तीन तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो तीनों के ये अपने डिपार्टमेंट्स अलग अलग करते हैं। तो इसी को हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो, इसको फिर से पढ़ते हैं। When the organization is in the production of more than one type of product, क्लियर हो रहा है अब, and the jobs related to one product are grouped under one department, jobs जो है related to one product, jobs related to one product are grouped in one department, cosmetics में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। क्लियर है अब? This type of structure is suitable for large organizations which have various product lines or several products. तो ये जो divisional structure है, ये suitable किसके लिए होता है, कैसे types के organization के लिए, large organizations के लिए, जहाँ पे हम एक product नहीं कई products में deal करते हैं। Okay? Under this method, a separate business units or department or division is created for each major product. तो under this method, इस मेथड के अंदर सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स और डिवीजन इज क्रिएटेड फॉर ईच मेजर प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और बिजनेस यूनिट्स बनाते हैं। ओके, ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय द डिविजनल मैनेजर हु हैज टू कैरी आउट ऑल फंक्शनल एक्टिविटीज रिलेटेड विद द डिपार्टमेंट्स। तो हर डिपार्टमेंट के अंदर एक डिविजनल मैनेजर रखा जाता है और जो ये सारी एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। ठीक है, फंक्शनल एक्टिविटीज को करता है।
Every department operates as a multifunctional unit as all necessary functions such as production, purchase, finance, marketing, etc. are performed together to achieve a common goal. तो ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इसके लिए मल्टी फंक्शन किया जाता है ना. अब यहाँ इनका एक हेड बना दिया गया, इनके अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, तो यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी कॉस्मेटिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सर के पास जाएगी. यहाँ स्टेशनरी वाले सर हैं बैठे, इनके डिपार्टमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास जाएंगे. ठीक है, तो वन प्रोडक्ट वन हेड की बात कह रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसको ये प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे क्लियर है. ईच डिवीजन वर्क एज अ प्रॉफिट सेंटर. कैसे बात करते हैं, हर डिवीजन क्या चाहता है, प्रॉफिट चाहता है. वेयर द डिविजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ दिस डिवीजन. तो सिर्फ और सिर्फ डिविजनल हेड ही रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट और लॉस के लिए. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर. देखिए क्या क्या अच्छाइयाँ हैं इसकी, पहले अच्छाइयाँ खूब कर देते हैं. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एक प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होती है ना. तो द डिविजनल हेड गेन एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं. ठीक है. प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरीड स्किल्स एंड प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजिशंस. तो ये इसको क्या करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं और फिर ये हायर पोजीशन के लिए भी आगे जा सकते हैं. इनकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है. किस चीज़ से रिलेटेड हो रहा है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे और क्या है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी होती है इनकी. इन डिविजनल स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट सेंटर. तो हर प्रोडक्ट के जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनका क्या एम होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है. एंड इज अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस. तो इनकी जवाबदेही भी बनती है. अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही. तो इनकी जवाबदेही भी बनती है अगर इनकी कंपनी प्रॉफिट, इनका प्रोडक्ट प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए. This provides a base for measuring performance and helping in fixing responsibility in case of poor performance and appropriate remedial action can be taken. तो यहाँ पे ये प्रॉफिट होता है कि हमें समझ में आता है कि किस कंपनी, कौन सी कंपनी है, कौन से प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है जिस वजह से हमारी कंपनी लॉस में जा रही है. ठीक है. यहाँ पे हमने बताया ना, हम कॉस्मेटिक, स्टेशनरी और मोबाइल में काम कर रहे हैं, तो स्टेशनरी वाले से हमें लॉस हो रहा है, हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा. तो जो लॉस हो रहा है हम यहाँ पे सही कर सकते हैं. हमें एग्जैक्टली यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, ये बात समझ में आ जाएगी, ये बात कही गई है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है. फिर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव्स एज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट. इट लीड्स टू अ फास्टर डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्टर होती है. यहाँ पे कोई मतलब किसी को बहुत ज़्यादा हायर नहीं पूछना होता है क्योंकि इनका एक ही मेन हेड होते हैं. परचेज, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी डिपार्टमेंट में कोई बात होती है वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है. Clear? Expansion and growth. It facilitates expansion, diversification and growth as new division can be added without interrupting the existing operation. तो यहाँ पे हमारी कंपनी का एक्सपेंशन बढ़ना और ग्रोथ होना मतलब इजी होता है एज कंपेयर टू फंक्शनल में, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है. तो यहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन नहीं अराइज होती है. कॉस्मेटिक्स वाले अपना देख रहे हैं, स्टेशनरी वाले अपना देख रहे हैं, मोबाइल्स वाले अपना देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे आप एक और प्रोडक्ट ले आइए, है ना, फुटवेयर का हम दूसरा प्रोडक्ट ले आते हैं, किसको प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इनके अपने डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे इजी होता है अपनी कंपनी का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करवाना. क्लियर. तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस. देखिए क्या है एडवांटेजेस में, क्या कह रहा है, सॉरी एडवांटेजेस पढ़ लिया, अब हम लोग डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है, conflicts may arise among different division with reference to allocation of funds, and further a particular division may seek to maximize its profits at the cost of other division. तो देखो बहुत पते की बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं. अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, कैसे बहस हो सकती है, कैसे
प्रॉब्लम हो सकती है इनके में, वो इस तरीके से हो सकती है बेटा कि वही एक बार मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेल और मार्केटिंग वाला, ठीक है, सेल और फाइनेंस वाला, है ना। ये सेल है और एक है फाइनेंस। अब सेल वाले को अपनी सेल बढ़ानी है, सेल वाले को अपनी सेल बढ़ानी है, लेकिन इसको सेल इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना होगा, इसको देना होगा डिस्काउंट। ओके, इसको देना होगा डिस्काउंट। अब इनको मतलब ही नहीं है, डिस्काउंट देने से पहले मुझे फाइनेंस वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं तभी डिस्काउंट दे सकता हूँ। ये बिना परमिशन लिए अपने डिपार्टमेंट, अपने डिवीजन को आगे बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं, खूब डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने से क्या हो रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है, फाइनेंस वाले को प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस वाले की जवाबदेही बन रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट से अराइज हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट से अराइज हो सकता है कि जो यहाँ पे क्या होता है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपने अपने डिवीजन को चलाने के लिए, तो किसी को ज़्यादा फंड एलोकेट होता है, किसी को कम फंड एलोकेट होता है, तो वहाँ भी इनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। ये बात पहली बात इन्होंने कही है। उसकी बात क्या कही है, इट मे लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी अ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीज एक्सपेंडिचर। वही बात यहाँ पे, ये बहुत कॉस्टली हो रहा है, परचेज सेल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी हो रहा है, कॉस्मेटिक्स का यहाँ पे, स्टेशनरी का यहाँ पे, मोबाइल्स का, और फिर से आपने फुटवेयर का भी कर दिया। कितना कॉस्टली है, काम हमारा सेम है, परचेज का 3 जगह 4 जगह हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हमें अलग फंड देना पड़ रहा है, यहाँ पे अलग देना पड़ रहा है। तो कहाँ से ये हमारा किफायती हुआ, किफायती नहीं है, काफी कॉस्टली है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन इन कोर्स ऑफ अ टाइम सच अ मैनेजर मे गेन पावर एंड इन अ बिड टू असर्ट इन इंडिपेंडेंस में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इतनी ज्यादा पावर दे दी गई है किसी एक पर्सन को, ये कॉस्मेटिक वाले जो बॉस है इनको खूब सारी पावर दे दी गई है, ये परचेज डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सेल संभाल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग संभाल रहे हैं, पूरा पूरा कॉस्मेटिक को संभाल रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये एक्सप्लॉइट करेंगे कंपनी को, कंपनी बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, तो ये भी बात हो सकती है, क्योंकि एक इंसान के हाथ में हमने बहुत ज़्यादा पावर दे दी है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस होते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, एडवांटेजेस भी हमने पढ़े हैं, सारे आप माइंड में रखिएगा और खूब अच्छे से एग्जाम में लिख के आइएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक डिविजनल स्ट्रक्चर आज फिनिश होता है, और एक फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन करवा दूंगी मैं, और उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पे चलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।